पहले लग रहा था कि नवरात्र आएगी तो विपक्ष तैयारी किए बैठा है, जैसे ही नवरात्र आरंभ होगी उसके पहले दिन ही विपक्ष का धुआंधार चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगेगा। खासतौर पर पहले और दूसरे चरण में जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में चुनाव है, वहां विपक्ष मत के रखना शुरू कर देगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब निकल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी बात यहां तक पहुंची है कि रणनीति बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, विचार विमर्श जारी है कि कैसे क्या करना है और कहां कहां रैली करनी है। और दूसरी ओर स्थिति ये कि नरेंद्र मोदी खुद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से दर्जन भर से ज्यादा सभाएं ये दोनों लोग कर चुके पहले और दूसरे चरण के लिए। प्रधानमंत्री एक रोड शो कर चुके, लेकिन विपक्ष को अभी मुहूर्त का इंतजार है। मुहूर्त का, अब मुहूर्त आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। चुनाव प्रचार में जो एक बढ़त लेने वाला मसला होता है ना, वो भाजपा ले चुकी। बात कड़वी है लेकिन सच है। अब 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है और आज 9 तारीख हो गई, अभी तक निकले नहीं। अलायंस हो गया, कहा गया था कि इंडिया अलायंस का देश भर में ज्वाइंट रैली होंगी, हर राज्य में होंगी, तूफान मचा देंगे। आपने कहीं रैली देखी, कहीं रैला देखा बड़ा जहां सारे नेता गए हों? नहीं ना। सिर्फ केजरीवाल जेल गए तब जरूर एक रैली हुई केजरीवाल के समर्थन में। वो चुनावी रैली नहीं थी, वो केजरीवाल को जेल से बचाओ रैली थी। और आज देखिए नवरात्र के पहले दिन क्या गजब हो गया आम आदमी पार्टी के लिए। सारे मुहूर्त व्यर्थ हो गए आम आदमी पार्टी के लिए। आज दिल्ली के हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को, शराब घोटाले कांड में जो गिरफ्तारी हुई है उसको सही ठहरा दिया, कानूनी रूप से वैध ठहरा दिया। अब इसके बाद बचता कुछ है क्या? केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने कहा कि हमको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, हमारा कोई लेना देना नहीं, ईडी झूठ बोल रही है। हाई कोर्ट ने कहा ना, केजरीवाल को सही पकड़े हो, गिरफ्तारी ठीक है, कानूनी तौर पर दुरुस्त है गिरफ्तारी, लो कर लो बात। ये नवरात्र कैसी आई विपक्ष के लिए, ये सोचिए। भगवती का कैसा कोप है गिरा। अभी तक जो कुछ उम्मीद भी थी कि शायद जमानत हो जाए, वो भी गई। हाई कोर्ट ने मुहर लगा मार दी डबल। ऐसी स्थिति है इंडिया अलायंस की। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दो तस्वीर मुझे समझ आती हैं। एक तस्वीर समाजवादी पार्टी, वही मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, जिसका मूल कैंपेन, मूल चुनावी स्वर मुख्तार के इर्द गिर्द घूम रहा है, एम फैक्टर के इर्द गिर्द। गाजीपुर, मुख्तार, बड़ा फाटक, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और भाजपा का चुनावी मूल घूम रहा है राम के इर्द गिर्द, राम नवमी के इर्द गिर्द, शक्ति की आराधना के इर्द गिर्द, अयोध्या के इर्द गिर्द। और 500 वर्षों के बाद पहली रामनवमी 17 तारीख को, जब रामलला अपने नए दिव्य नव्य मंदिर में विराजित हैं, भाजपा का सारा कोरस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और समाजवादी पार्टी का सारा कोरस घूम रहा है एम फैक्टर के इर्द गिर्द, मुख्तार फैक्टर के इर्द गिर्द। एक तरफ राम फैक्टर, दूसरी तरफ मुख्तार फैक्टर। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर बहस में चलें।
कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। अयोध्या में भी 500 वर्षों का निकाल समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यूपी के सियासी रण में पीएम मोदी के तेवरों का ये वो तड़का है जो विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि अब की बार 400 पार और यूपी के मिशन 80 के लिए पीएम मोदी ने राम मंदिर से लेकर सीएए सरीखे मुद्दों को धार दी है और निशाना सीधे सपा और कांग्रेस पर लगाया है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। दरअसल पश्चिम के रण में जीत के समीकरण बनाने के लिए पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारे वार किए। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जहां मुस्लिम लीग की छाप बताया तो वहीं 84 के सिख दंगों का भी जिक्र आया। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। पहले चरण में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी के तेवरों में बीजेपी का जोश हाई है। वहीं पीलीभीत के इसी मंच से सीएम योगी ने माइक संभाला तो एक के बाद एक कई प्रहार कर दिए। करतारपुर साहिब का आपने देखा होगा, करतारपुर साहिब में कॉरिडोर को मोदी जी ने खुलवा दिया। पाकिस्तान रोड़ा था, कांग्रेस रोड़ा बन रही थी, लेकिन मोदी जी ने वो सब कर दिखा दिया। और अयोध्या में भी 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। बीजेपी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत भी की है। कांग्रेस कह रही है कि नौकरी रोजगार की गारंटी में इन्हें मुस्लिम लीग क्यों दिखता है। मैंने इस बात का बार बार खंडन किया हूं। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। इधर अखिलेश यादव के लिए मुख्तार पर दुलार भी भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। बहरहाल 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, इसलिए यूपी के सियासी गलियारे में घनघोर घमासान है। पीएम मोदी और सीएम योगी धुआंधार रैली और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे से अभी एक भी रैली का शुभारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी के वार पर कब पलटवार करेगा विपक्ष। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का मिशन विपक्ष की बढ़ाएगा टेंशन। समय निकला जा रहा है और नेता अभी घर से निकल नहीं पा रहे और समय निकला जा रहा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शरद त्रिवेदी जी का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं कांग्रेस के नेता, राज शर्मा साहब का स्वागत है। संजय राणा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत बहुत स्वागत।
संजय राणा जी, दो फैक्टर अभी तक दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक अयोध्या फैक्टर कहिए, राम फैक्टर कहिए, रामनवमी फैक्टर कहिए वो, और एक मुख्तार फैक्टर कहिए, गाजीपुर फैक्टर कहिए, बड़ा फाटक फैक्टर कहिए वो। दो चीजें मुझे दिख रही, एक तरफ एम फैक्टर, एक तरफ ये आर फैक्टर, राम फैक्टर। उम्मीद थी कि नवरात्र से विपक्ष का धुआंधार प्रचार दिखने को मिलेगा प्रदेश को, लेकिन अभी तक पता लगा है कि मामला अभी तक वैचारिक स्तर पर है। कब कौन कहां कैसे रैली हो, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सब तय करने में अभी समय लग रहा है लगता। संजय राणा जी। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू फॉलो पे। देखिए, ऐसा आपने ऐसे बोला कि आर फैक्टर और एम फैक्टर, तो मैं तो राम के रथ पे जो गति से चल रहा है वो फैक्टर जो है अपना काम कर रहा है। दूसरा जो एम फैक्टर है, एम के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो जहां पे भी वोट बैंक है वहीं पे खत्म हो जा रहा है। देखिए, एक आदमी रणनीति बना रहा है, दूसरा आदमी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और तीसरा जो है उनके कार्यकारिणी में जिसको भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रेटेजिक पार्टी बोलता हूं, उसको एग्जीक्यूट करके जनता तक पहुंचा रहा है। और दूसरा जो दल है, जो एम फैक्टर वाला जो दल है, अमिताभ जी, आप देख रहे होंगे अभी भी अंतर्द्वंद में बसे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये बताइए कि चुनाव में अभी तो पहला जो वोटिंग होने वाला 19 तारीख को होना है, जिन्हें जुड़े हाथ में कुछ दिन बचे हुए हैं और अभी तक रैली। देखिए, गठबंधन तो ठगबंधन था, मैं बार बार ये बोलता हूँ, पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। ये जो महत्वाकांक्षी लोग एक साथ आके मिलकर अपना गठबंधन बनाए थे, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी परिवार को राजनीति को बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, वो बंधन जो ठग बंधन था, वो उसकी गांठें खुल चुकी हैं। तो ये देखना होगा कि आप जनता के पास क्या लेके जाओगे। ये थोड़ा बोलोगे जाकर के ईडी ने आपको अरेस्ट कर लिया, ये थोड़ा बोलोगे कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये थोड़ा बोलोगे कि भैया हम भी ये परेशानी है। आपको बताना पड़ेगा जनता के सामने कि आप क्या कर सकते हो जनता के लिए। जहां तक आपका, मैं सुन रहा था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इसको मोदी जी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बिल्कुल मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मैं इसको बोलूंगा। 48 पेज का मैनिफेस्टो, इसमें 344 वादे किए गए हैं, और एक पैराग्राफ या कह लीजिए पूरा का पूरा एक चीज वर्णन जो है किसी अल्पसंख्यक के लिए किया गया है। भैया, कोई राजनीतिक पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के कार्य के लिए बनाती है, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्टो ऐसा बनाया है जो एक वर्ग के विकास के लिए बनाया गया है। एक वर्ग को स्कॉलरशिप मिलेगा, एक वर्ग को ही तरक्की मिलेगी। अब ये बताइए, हम क्या करते हैं, हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं, मेजॉरिटीरिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी उसमें बिलीव नहीं करते। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं मेजॉरिटी में, तो कहीं ना कहीं आप जो मेजॉरिटी में यहाँ पे हिंदू है उसका विरोध कर रहे हो। आप ये बताइए, आप ठीक है संजय राणा, दोबारा में आएंगे ठीक। लोकतंत्र, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की धारणा में यकीन नहीं रखता, तो फिर लोकतंत्र तो इसी का नाम ही है, संसदीय लोकतंत्र। संसद के भीतर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से ही सरकार चलती है, सरकार बनती है, उसी से सरकार सरवाइव करती है, उसी से गिर जाती है। 49 और 51 लोकतंत्र का एक चेहरा है। हम यकीन करें ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई है कि 49 और 51 लोकतंत्र में एक नंबर नहीं है, वो उसका सिद्धांत है। तारिक खान साहब, 7 दिन बचे हैं पहली वोट में सिर्फ, ठीक। आज 9 तो बीती गई, 7 दिन बचे हैं अब 19 तारीख वाले वोट में प्रचार के लिए। 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी को सुन रहा था, अविनाश जी को, वो कह रहे थे कि हम लोग राय विचार कर रहे हैं, कहाँ किसको कैसे जाना है, ये सब चीज़ें तय कर रहे हैं, और जल्दी ही इसका कुछ क्रियान्वयन आपको दिखाई देगा। आपको नहीं लगता कि कुछ देर हो गई, और जितनी तत्परता, गाजीपुर में चुनाव तो अभी बहुत दूर है, गाजीपुर में दिखाई उतना पहले इधर दिखाना चाहिए था, पश्चिम में जहां 19 को वोट पड़ना है। तारिक खान साहब, यहाँ से तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे, बहुत अच्छी बात। बीजेपी भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाइए, जीत जाएंगे चुनाव पर। मगर हम चुनाव बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ना शुरू किया। चुनाव आयोग का मजाक उड़ रहा है,
चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत मांगिएगा। योगी जी ने 3 दिन पहले कहा कि अयोध्या हो गया और बाकी 2 जगह बचा है। ये धर्म के को बीच में लाना नहीं हुआ, कैसे साबित? लेकिन चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग तो कोई एक मजाक की चीज जिसका नाम है, खाली उन लोगों का कोई रोल ही नहीं। सरकार को जो समझ में आता है करता है, और ना वो स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब खत्म कर दिया है। स्वायत्त मतलब कुछ नहीं होता है। स्वायत्त मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, स्वायत्त मतलब होता है नरेंद्र मोदी, स्वायत्त मतलब होता है अमित शाह, स्वायत्त मतलब होता है योगी। यही सब मतलब है स्वायत्त का। हाँ, वो गए तो हाथा है हरिशंकर तिवारी का। आप जानते न होंगे, पूर्वांचल में हम रहते हैं। जब हरिशंकर तिवारी मरे, बहुत बड़े बदमाश थे, तो दिनेश शर्मा उनके घर गए। कौन घर गया? दिनेश शर्मा। तो उस पर भी टिप्पणी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेल कर देना चाहिए पार्टी से। वो भी बदमाश थे हरिशंकर तिवारी, बहुत बार नेता भी थे और बदमाश भी थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेता और बदमाश का मिक्सचर चलता है। लेकिन यहाँ बेईमानी पता है क्या है कि ब्रिजेश सिंह के भाई के बेटे सुशील सिंह, जिनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो भाजपा से विधायक बन सकते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई के बेटे, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, जो पेशे से इंजीनियर पढ़ा लिखा, मनु अंसारी, वो विधायक नहीं बन सकता। और सुशील सिंह, जिसके ऊपर एक हत्या का संगीन मुकदमा अभी भी चल रहा है, वो विधायक है। ब्रिजेश सिंह की बीवी को बनारस से डमी कैंडिडेट उतारकर लगभग भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी आप ही बना। इसलिए जब भी माफिया की बात करते तो हाथे की बात करके, फाटक की बात करके, ब्रिजेश सिंह की बात करके, मुख्तार अंसारी की बात करके फोरम पूरा हो जाए, हिंदू मुसलमान न करें। ठीक 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 ठीक। इस पर आपत्ति है, शरद जी आ रहा हूं वापस। इस पर आपत्ति है, बहुत नाराजगी है कि ये कैसे कह दिया गया कि अयोध्या में रामलला विराजित हो गए अपने नए मंदिर में। नहीं, तारीख अपने बीच में नहीं, मेरी बहस में बीच में तो सवाल ही नहीं उठता। जब दोबारा अवसर आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं। जब दोबारा अवसर आएगा तब आप अपनी बात दोबारा रखेंगे। इस पर भी नाराजगी है कि काशी में कॉरिडोर क्यों बन गया। योगी ने मथुरा में कहा, और योगी ने जो प्रधानमंत्री उससे पहले कह के आए थे कि मथुरा में नया सूर्योदय होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपको समस्या होगी, आप कलियर पीर जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, बड़ा फाटक जाएंगे, छोटा फाटक जाएंगे, लेकिन अयोध्या जाने में आपको संकोच होगा। लेकिन इस देश के 80% लोगों को अयोध्या में उनका मन बसता है, प्राण बसता है। भाई, हो सकता है कुछ लोगों का प्राण वहां फाटक में बसता हो, लेकिन देश का प्राण अयोध्या में बसता है। इसमें क्या समस्या है? गजब बात है। इस बात से नाराजगी कि ऐसा क्यों कह दिया। कल एक पोस्टर, 2 दिन पहले एक पोस्टर लगा था, ईद न मनाए कोई, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद। समाजवादी पार्टी के जब अवसर आएगा तब बोलेंगे ना। अरे मेरे चाचा ने कहा था, मेरे बाप ने नहीं कहा, चुनाव आयोग ने कहा है। ठीक, मेरे अब्बा ने कहा है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना, जिसको करनी होगी करेगा। आप अयोध्या में, ठीक है, ठीक है, आप तारिक खान ऐसे नहीं, जब अवसर आएगा तब बोलेंगे, ऐसे बीच में नहीं बोलोगे। शरद त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि भाजपा को खुश हो जाना चाहिए कि वो वही के अकेले प्रचार कर रही है, अब तो वो सब जीत जाएगी। इतना विदेह भाव आ गया है, इतना वैराग्य भाव आ गया है समाजवादी पार्टी में। वो कह रहे जाओ सब जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें नहीं करना। क्या अमिताभ जी देखिए, जो विपक्ष का जो हाल है, हमारे यहाँ एक कहावत है पूर्वांचल में कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। तो इनके जिस दिन ये बनी थी उसी दिन जूत बाजार शुरू हो गया था, मारपीट आपस में शुरू हो गई थी। मेघालय का पूरा यूनिट ममता दीदी के साथ चला गया। सीपीआई ने कह दिया कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ जो सपा बसपा जो है, इनका सपा और कांग्रेस का जो है वो गठबंधन पहले भी एक बार लॉन्च हो चुका है। इसकी ये रीलॉन्च पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। चाचा भतीजे फेल हो गए, बुआ बबुआ फेल हो गए, लड़के फेल हो गए, तो अब ये फिर काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं ये बता दूं बिल्कुल साफ कि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है।
मुस्लिम समाज सिर्फ ये 25-50 जो नेता हैं उनके पापों का प्रायश्चित कर रहा है। ये भी तो ये बता दें कि साहब राम मंदिर जब खुला था तो उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि अयोध्या में ही वहां से कुछ दूर पे 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को दी गई थी। इनको ये भी कहना चाहिए कि साहब आज पहले जो 1.25 लाख हज यात्री जाते थे, माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके आज 2 लाख हज यात्रियों को उन्होंने इंश्योर किया है कि 2 लाख हज यात्री जाएंगे। जो 13 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया माननीय मोदी जी को, उसमें 5 देश मुस्लिम देश हैं। उनको जाके बताएं ना कि साहब कितना अत्याचार हो रहा है भारत में। जो ये खाली मुस्लिम समाज को खाली 2 ये चूरन खिलाते हैं। एक तो ये है कि साहब आपकी जान को खतरा है तो इसलिए आपको डरना चाहिए, और दूसरा आपको भड़कना चाहिए कि आपको कुछ करने की जरूरत है। सीए एनआरसी में ये बताते हैं कि साहब हमको आप साथ रखिए, यूसीसी में हमको अलग रखिए। तो ये इनका हश्र पहले भी हो चुका है, 4 बार ये जनता को दिखा सकते ये क्या कर सकते थे। अब जनता ने इनको कॉम्प्रिहेंसिवली रिजेक्ट कर दिया है। अब ये दोबारा वापस नहीं आने वाले, चाहे जो फॉर्मूला लगा लें। यही कांग्रेस का हाल है। राहुल जी पहले कह रहे थे कि हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर ये अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश जी ने तो खुद ही कहा था कि जो हमारी हालत मध्य प्रदेश में थी वही हालत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। लेकिन फिर भी एक माननीय मोदी जी का जो डर है, वो डर फैक्टर इनको इकट्ठा किए हुए है, और नतीजा सामने है। इनको अब खुद दिख रहा है कि जब हमें चुनाव में जीतना ही नहीं है, कम से कम बाद में एक पेशबंदी, जो वकालत में कहते हैं कि पेशबंदी की जाती है कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमें पेश क्या करना है तो ये बताएंगे कि साहब हमको मौका नहीं मिला। राहुल जी बताएंगे हमारे पास पैसे नहीं थे, और सपा कहेगी कि हमको मौका नहीं मिला, हम तो तैयारी कर रहे थे चुनाव में जाने के लिए कि हमको मौका ही नहीं मिला। एक आज अब उसको अच्छा कहो बुरा कहो जो भी कहो, घटनाक्रम बड़ा है। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ चीजें साफ कर दी कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया जी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी कतई ना। आपकी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 100% कानूनी है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक गिरफ्तार किए गए हो। नेताओं का ही भी शगल रहा है। जब उनकी गिरफ्तारी करो तो वो कहते कि आपने तो राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी की। हाई कोर्ट ने आज वो धुंध छांट दी। कम से कम नवरात्र के पहले दिन एक अच्छा काम हुआ। खैर, राज शर्मा साहब जी, आपके अंदर भी मतलब आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के अंदर भी के अंदर भी वैराग्य भाव आगे आ चुका है कि क्या करना है, क्या लड़ना है, किससे लड़ना है, क्या प्रचार है, क्या होगा। जो जीत रहा है सो जीत जाएगा, हमको क्या करना है, ऐसा कुछ भाव आ रहा है क्या अंदर? अब मैं कह दूं, मुझे नहीं पता आपके पास किसने फोन करके कह दिया होगा, ये तो आप जानेंगे वैराग्य आ रहा कि नहीं आ रहा जिसने आपसे कहा। ये इस बात में कोई मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अब मैं आ जाऊं शरद भाई की बात में। शरद भाई कह रहे अभी समझा रहे थे गणित की, हमने मुसलमानों को 2-2.5 लोगों को हज में भेज दिया, कोटा बढ़ा दिया, तो कौन आपत्ति कर रहा है भाई? कौन आपत्ति कर रहा है? एहसान कर दिया क्या? ये क्या वो भी देश के तो नागरिक है ना। अखिलेश जी अंसारी के यहाँ चले गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी जब ये योगी जी जब सत्र चलाएंगे तो कहेंगे माननीय स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी, नहीं कहेंगे। चल रहा है ये। और आपके दुश्मन की यहां अगर मौत हो जाए और आप अपने बेटे की शादी करो तो संस्कृति मेरे देश की कहती है कि ढोल नहीं पीटू। ये तो हो गई आपकी बात का जवाब। अब मैं कह दूं कि जो आप ये शब्द गलत बोलते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई शरद भाई, कि बबुआ, 2 लौंडों की जोड़ी, ये शब्द अच्छे नहीं। मैं भी कह सकता हूं अगर, लेकिन मेरी सभ्यता है क्योंकि मैं आपकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। आज पीलीभीत में नरेंद्र मोदी जी विकास की बात वैसे तो करते हैं, विकास करा, आज उन्होंने वहां पे वरुण गांधी की बात क्यों नहीं करी? आप शायद पीलीभीत गए हो ना गए हो, पीलीभीत को मैं जड़ से जानता हूं। वरुण गांधी एक ऐसा सांसद है, आप 25 लाख रुपए लेके चले जाओ वो नहीं लेते। इलेक्शन अपने पैसे से, सारा पैसा अपना खर्चते हैं और कोई कमीशन नहीं लेते हैं। उन्होंने विकास की बात करी तो आपने उसका नाम क्यों लिया है? उनका क्यों नहीं लिया वरुण गांधी जी का? इसलिए कि आप विकास करते ही नहीं हो, आप विनाशकारी हो। आपका काम है निरूपा राय की तरह रोना। मैं कह रहा हूं आप अपनी बात करिए, बार बार रो रहे हो और फिर तो वैसे भी धर्म की बातें क्यों कर रहे हो आप? अभी आप ही ने, मोदी जी ने कहा 1 रुपया भी सरकार का खर्चा नहीं है, योगी जी ने भी पहले कहा था मंदिर पे 1 रुपया खर्चा नहीं है,
और 19 में आपने क्या बनाया था, अपना जो भी बनाया था मैनिफेस्टो जो कह लें आप, उसमें भी आपने ये लिखा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। बार बार क्यों कूद रहे हो शरद भाई? मैं बार बार कह रहा हूं, देश को आप देखिए, अभी फिर अमिताभ भाई कह देंगे जो वोट मानूं वो ठीक है, जो वोट जीत रहे हैं यही मानेंगे। लेकिन एक और मेरी बात तो सुनो, आज कितना अच्छा लगता कि वो कहते कि जितना विकास वरुण गांधी ने पीलीभीत का किया उससे ज्यादा जतीन करेंगे। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं वरुण गांधी का नाम लिया? बताइए ना। आप एक बुजुर्ग हैं, अरे आप ठीक है भी राज भाई, 70 साल की उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल, झूठ तो मत वरुण बोलो। गांधी का नाम ठीक है। कांग्रेस का मूल प्रश्न ये निकल के आया इस विषय में कि आज की चर्चा में कि वरुण गांधी का नाम प्रधानमंत्री ने या योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं लिया। कांग्रेस को इस बात की चिंता है, संजय राणा, कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि बाकी जो कहा सो ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन वरुण गांधी की तारीफ क्यों नहीं की? क्या इसको ये माने कि वरुण गांधी में कांग्रेस कुछ संभावना देख रही है या वरुण कांग्रेस में संभावना देख रहे हैं? वैसा वर्षा कुछ भी मान लीजिए। देखिए अमिताभ क्योंकि जी, ऐसा दुलार जब मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से निकाला था, जब मेरे ख्याल से गोद में थे वरुण, और इंदिरा गांधी ने रात के अंधेरे में निकाल के बाहर इनको खड़ा कर दिया था, तब वरुण की नानी आई थी काली पीली टैक्सी लेके, साथ में खुशवंत सिंह, तब इसको बैठाल के ले गई थी मेनका को। मैं उसके बाद से पहली बार ऐसा दुलार देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों में कि वरुण विकास पुरुष हैं, उनके विकास को एक्नॉलेज क्यों नहीं किया गया? क्या इसको हम माने कि गांधी परिवार एक हो रहा है और वरुण भी उसी नाव की सवारी करने जा रहे हैं? संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी हर चीज में संभावना ढूंढ ले, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, सब में संभावना ढूंढते हैं। जब आदमी नहीं, ममता जी तो अलग हो गई, ममता बनर्जी तो अलग हो गई, उनने तो दरवाजे बंद कर लिया, कुंडी लगा ली। हाँ, संभावनाओं की बात हो रही थी। अभी हमारे मित्र बड़ा बखान कर रहे थे, वो कुछ नहीं लेते हैं, 25 लाख रुपए लेके भी जाओ। अब तो गए होंगे, ये मैं तो पता नहीं कैसे 25 लाख रुपए लिए कि नहीं लिए, लेकिन ये बताइए वरुण गांधी साहब ऐसा कौन सी नौकरी करते हैं, ऐसा कौन सा कारोबार करते हैं कि उनके पास धन दौलत है, वो किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लोकसभा चुनाव लड़ने में कम से कम 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए का दान में आ जाते हैं। ये बोल दीजिए कि कोई दूध का धुला है, नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं विकास की, देखिए आज से आप कांग्रेस के साथ समस्या ये है अमिताभ जी, आज वो 40 साल पुरानी राजनीति में जी रही है। पहले क्या होता, सांसद निधि होती थी, विधायक निधि होती थी, और वो अपने क्षेत्र में छोटे छोटे विकास करते थे। आज भी छोटे विकास होते हैं, हम ये बोलते नहीं होते हैं, लेकिन आज का नेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, नेशनल लेवल की योजनाएं बनाई जाती है, उसको इंप्लीमेंट किया था, तरीका बदल चुका है, तो अपनी विचारों को बदलने की जरूरत है। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पे, आपने पूछा क्या दोनों पार्टियों में गठजोड़ हो रहा है या संभावना ढूंढ रही थी कि ऐसा है कि बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कभी कभी बोल देता हूं। एक ये ऐसी जोड़ी है अंधार कोढ़ी वाली, भैया एक अंधार एक कोढ़ी है, चलो दोनों मिल जाते हैं, अपना काम चल जाता है। जो मुझे बोलना नहीं चाहिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा इसके लिए। लेकिन वरुण गांधी इतने बड़े नेता नहीं है। वरुण गांधी इतने बड़े नेता होते तो उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी भी कर रही होती, आज से बहुत साल पहले कर ली होती है, उनके माता जी की कर ली होती। अब आते बीजेपी में, देखिए वरुण गांधी जिस तरह से प्रश्न अपने सरकार को उठा रहे थे, प्रश्न उठाने का अधिकार उनको बनता है, लेकिन अगर आप कार्य कर रहे हो तो प्रश्न उठाने का अधिकार बनता। अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो तो प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं बनता। आप क्या बोलते हो कि केंद्र की योजनाओं की वजह से वहां का विकास नहीं हुआ, सिर्फ 5 करोड़ रुपए जो प्रति साल मिलता है कोष निधि से, उसी से विकास हो रहा है? तो कम से कम अपने ऊपर झांक लेना चाहिए। अभी अरे सर सुन लीजिए सर, अभी हमारे तारिक भाई बोल रहे थे योगी जी ने जवाब दे देना, आपकी बात सुनूंगा। यानी आपकी पार्टी के सारे नेता दूध के धुले नहीं है? का नाम ले लिया, यानी सारे नेता आपके दूध के धुले नहीं है? राज का नाम ले लिया, इतनी तड़पन क्यों है? आप लोग ये बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है आप आरएसएस के हो, आप आरएसएस के प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पहले, आपने वरुण गांधी के लिए कहा कि वो दूध के धुले नहीं है, क्यों नहीं कहते कि 303 एमपी आपकी पार्टी के दूध के धुले नहीं है? झूठ बोलते हैं आप। हवा खराब कर दिए वरुण गांधी ने वहां पे आपकी, जब प्रधानमंत्री होने मुंह गए। अरे राणा जी रहने दो, झूठ मत बोला करो आप। आप ये देश के सांसद को अगर घपला मांगोगे तो आपको देश माफ नहीं करेगा। क्या बोल जाते हो आप? संतुलन खो दिया आपने। क्या बात कर रहे हैं आप? 303 एमपी आपके दूध के धुले नहीं है,
क्या क्या राहुल आप गांधी को 303 आप राहुल गांधी पे का धुला नहीं है आप राहुल बताइए नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं नहीं एक बात का जवाब एक इलेक्शन में 25 करोड़ खर्च होता है नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं इलेक्शन मुझे जवाब दीजिए मुझे जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं इलेक्शन मुझे जवाब दो नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं मुझे जवाब दो मुझे एक जवाब दो नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं वो भी दूध से धुले नहीं है पहले बताइए क्या नरेंद्र मोदी के दूध से धुले पहले बताइए दूध से धुले पहले बताइए दूध से धुले नरेंद्र मोदी पहले बताइए नरेंद्र मोदी जी दूध से धुले अरे आपके भोगी हो जाओगे क्या 303 ठीक है, दोनों मित्र रुकिए भाई, दोनों मित्र रुकिए। दूध महादेव पर चढ़ाइए, ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, लड़ाई मत करो आपस में। दूध महादेव पर चढ़ाइए, रुद्राभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। ये दिन भी अच्छे चल रहे हैं। माता दी मेरा तो व्रत है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी कहां से लाते हैं पैसा ये मुझे जानना है, जो मैं आज तक नहीं सोच पाया। की हत्या में क्यों नहीं गए अखिलेश यादव? राजूपाल की आप एक बार बताइए, आप मोदी जी कहां से लाते हैं पैसा? वो भी तो आप एक एमपी को जो तनख्वाह नहीं लेता आप उसको कहते हैं दूध से धुले नहीं है। ठीक, अरे रुक जाओ भाई, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वरुण गांधी, तारिक खान आपके पास आ रहा हूं भैया, मेरे ख्याल से वरुण गांधी को ये सुन के अच्छा लगेगा कि मुद्दत बाद कांग्रेस ने अपना दिल खोल दिया उस वरुण गांधी के लिए, उनको अच्छा लगेगा। एक माँ के रूप में मेनका गांधी जी को भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई 20, 25, 30 साल लगे, 35 साल, लेकिन कांग्रेसियों को समझ आया कि वरुण में करंट है। अब कहाँ यूज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, करंट है कि नहीं है, ये भी इम्तिहान देके पता लगेगा इसका। इससे पहले तो क्या कहना, ये तो 4 जून को पता लगेगा कि कहाँ करंट है और कितना करंट है। उस एक बार तो इम्तिहान में बैठना पड़ेगा राज भाई, तो उसी के बाद ही तय हो पाएगा कि जनता ने उनको कैसे ट्रीट किया। एक बात, मुझे जो बात कल भी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता थे, वो भी ये बात कह रहे थे जो राज जी ने कही, तारिक खान। उन्होंने कहा कि जो जितने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ये जो जगह जगह जा रहे हैं, ये सब इसीलिए जा रहे हैं कि हम लोग इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और वही बात दूसरे शब्दों में राज शर्मा जी कह रहे हैं कि वरुण ने हवा बिगाड़, क्या था कि हवा बना दी, हवा खराब कर दी, इसलिए प्रधानमंत्री, हाँ हवा बिगाड़ दी, इसलिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, जन समर्थन का ये स्थिति आ गई है कि बिना निकले इस कदर जन समर्थन हो गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ जनज्वार के बाकी सब प्रधानमंत्री समेत बाकी सब लोगों को गली गली घूमना पड़ रहा है। और आप लोग ट्विटर पे आनंद ले रहे हो, बोलो गुरु दावे रहो चौचक, ट्विटर से लड़ेंगे। मेरा तो सीधा तारिक भाई है कि क्षेत्र में हर नेता को उतरना पड़ेगा और चुनाव तभी। नहीं, वो कह रहे राज शर्मा, कल आपके एक पार्टी के नेता, तो मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भाई साहब ये सब लोग भाग तो इसीलिए रहे कि मेरा नेता इतना मजबूत है। तो मैंने कहा वो ट्विटर पे रहते इतने मजबूत है, बोले हाँ। तो मैंने कहा आपको पढ़ा, अलग अलग विचार होते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्याशी और पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी को डोर टू डोर चलकर कैंपेन करना है, जनता से अपनी नीतियों का बखान करना है, और बड़े नेता को एक ओवरऑल लेवल पर जो लार्ज स्केल पर होता है वो एक माहौल तैयार करना है। ये 2 पार्ट में लोकसभा चुनाव डिवाइडेड होते हैं, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों निकल पड़े। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा, प्रति लोकसभा खर्चा है, 10,317 करोड़ हो गया 543। तो इसका मतलब जो चंदे में 6,000 करोड़ रुपए पाए थे वही खर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की लिमिट तो 95 लाख रुपए है। तो 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करते हैं? अच्छा, दारू, शराब, कपड़ा, साड़ी, ये सब बांटने में खर्चा हिसाब नहीं दोगे? अब मुझे समझ में आया, यही सब तो देना पड़ता है ना। मुझे समझ में आ रहा है खर्चा कहाँ होता है, जो कि मोदी जी की जो रैलियां होती है मुझे लगता है सरकार द्वारा आयोजित होती होंगी, और अगर सरकार द्वारा नहीं आयोजित होती होंगी तो इसमें एक रैली का 5-6 करोड़ तो लग ही जाता होगा, क्योंकि बस से लाना ले जाना, पूरी सब्जी का इंतजाम करना, मफलर, झंडा, टोपी, 500-500 रुपए देना, ज्यादा समझ सकते हो आप। ये सब मिला के 20 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। 20 करोड़ रुपए बीच में ना बोलिए, नहीं मैं छोड़ दूंगा डिबेट। अमिताभ जी, हाँ, अरे रुको भाई, एक की आवाज आने दो जी। तारिक खान की आवाज आई आपकी, आप इनको नहीं म्यूट करते, ये कौन सा नाटक है भाई? मैं नहीं बोलूंगा, मैं शिकायत करूंगा पार्टी में इस बात।
अमिताभ जी, ये कौन है भाई, क्यों बोल रहे हैं बीच में ये? अरे भाई मैंने कहा ना केवल तारिक खान की आवाज जाएगी, चिल्लाइए नहीं तारिक खान, ना 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 चिल्लाइए नहीं, नहीं चिल्लाना पड़ता है इनको, नहीं 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 मेरे शो में नहीं चिल्लाइए, नहीं तो बंद कराइए इनको म्यूट। मैंने बोला था कि तारिक खान की आवाज आ रही, फिर आप क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैंने जब बोल दी वो बात तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए पहले, इन्होंने बताया कि एक लोकसभा में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता ये है। टेंट्रम मेरे साथ मत करिए। 17 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, 6,000 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया चंदा, बाकी मोदी जी ने जिनका ईडी सीबीआई डर दिखाकर सफेद किया है, जिनको रंगा है, जो काले मन के काले थे, दिल और मन सब काला था, उनको सफेद पाउडर से रंग दिया, गोरा कर दिया उनको, उनसे पैसा लेके खर्चा कर रहे हैं क्या? चुनाव आयोग में तो इसकी शिकायत हो जानी चाहिए। 95 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, बाकी कहां से आएगा? आएगा कहां से और किसके ऊपर खर्चा करोगे? समझ गए, दारू पिलाओगे, शराब पिलाओगे, रुपया बांटोगे, साड़ी बांटोगे, कंबल बांटोगे, मफलर बांटोगे, दवा बांटोगे, सबको पैसा दोगे, धर्म की बात भी करोगे और पैसा भी खर्चा करोगे। तो ये जो 20 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात है, कहां से आ गई? कौन बता रहा है? शरद साहब से पूछिए कि 20 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे क्या? ये तो साफ मना कर देंगे कि हम 95 लाख रुपए से चवन्नी ना खर्चा करेंगे। ठीक नहीं संजय, अभी ठीक है भैया, ठीक है, आगे तारीख तुम्हारी बात। मैं समझ नहीं पाता, जो लोग टेम्पू की तरह प्राइवेट विमान से चलते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता अंधी है, बौरी है, भंग खाए है क्या अफीम खाए है? कथा में बुलाओ तो जहाज से, गमी में जाए तो जहाज से, भागवत में जाए तो जहाज में, मुंडन में जाए तो जहाज से। सब नेता घूम रहे हैं कि नहीं? पानी से चल रहा जहाज, और ज्ञान सब दे रहे हैं कि 95 लाख में लड़ते हैं चुनाव। कौन लड़ता 95 लाख में चुनाव? ये नई पीढ़ी अजब उसमें है और उस स्वैग में है, ये सब नहीं चलता। किस गलतफहमी में हो? अभी पूछ लिया जाए कि आपके घर में कोई खेती होती है? नहीं। कोई उद्योग धंधा है? नहीं। कोई कारोबार? नहीं। आप नौकरी करते हैं? नहीं। फिर आप लोग निजी विमान से कैसे चलते हो? कौन लाता निजी विमान? राज शर्मा जी, आप भी बड़े हिमायती बन रहे थे, ऐसा ना बताओ महाराज। वो 40 कंटेनर किस इनके हो चाहे उनके हो, राजनीति में कौन नहीं ऐसा कर रहा? चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको, जिनमें यात्रा कर रहे थे। अब इतना भी हिपोक्रेसी नहीं फैलाओ यार मेरे, कि मतलब सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? भाई अब आप भी गजब बात है। देश ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं, पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान, बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबीयत भुरभुरी हो रही है। गजब हाल है। वो लोग कह रहे कि चुनाव में खर्चा कितना होता है। अरे वहीं पूछ लेते घर में ही कि भैया ये उड़न खटोला कहां से आया। खैर, शरद त्रिवेदी जी, ये मसला नया आया है कि भाई चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, ठीक। और हालांकि एक और रोचक तथ्य है, जो लोग पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं उनके संज्ञान में जरूर होगा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत का चुनाव और महंगा होता है, ठीक। दक्षिण भारत में तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि दक्षिण में तो शून्य ही है, इनके पास कुछ है ही नहीं, लंगोट भी नहीं है। तो वहां जो पार्टियां हैं वो पैसा कहां से लाती हैं, ये भी एक सवाल है। नहीं, क्योंकि माना जाता है दक्षिण का चुनाव उत्तर से ज्यादा महंगा है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। शरद त्रिवेदी, लेकिन फिर भी सवाल सब पर है, और उस पार्टी पर जो आप स्वाभाविक तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सरकार में है। शरद त्रिवेदी,
तब जी देखिए, जो भी चुनाव में खर्चा होता है चाहे किसी पार्टी का हो, वो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करता है, और कहीं भी अगर वो खर्चा बढ़ता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि अभी लिस्ट आई है कि चाय कितने में मानी जाएगी और गिलास कितने में माना जाएगा। अगर ड्रोन है तो वो नहीं, उसमें 2000 समोसे रुपया का भी डिटेल 15 है, मिनट समोसे का सब भी कुछ। डिटेल है, समोसा कितने का माना बिल्कुल। जाएगा वो भी। जी जी। हाँ। तो उसकी आंकड़े जो है वो डेली इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर उससे ज्यादा कहीं कोई खर्च करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये एक सामान्य सी चीज है। नहीं नहीं भाई, वो तो उनकी आपत्ति अपने पे नहीं, उनकी आपत्ति आपके उम्मीदवारों पर है। अपने तो उनके जो कुछ खर्च कर पाएंगे कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए विपक्ष जो है वो तो बिल्कुल फ्री में चुनाव लड़ता है। उनके जो वर्कर हैं वो लंगर में जाते हैं, उनकी गाड़ियां पानी से चलती हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी पैसे खर्च करती है, इनका कोई खर्चा नहीं होता है। ये बात दूसरी कि सफाई महोत्सव में किस तरह के नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था, वो सब चुनावी नहीं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, वो सांस्कृतिक होता था। हाँ, तो वो इनका कोई भी किसी भी चीज में कोई पैसा नहीं खर्च होता है, सब स्वेच्छा से करते हैं। इनके वर्कर जो हैं वो, मैंने कहा कि वो लंगर पे जाते हैं, गाड़ी पानी से चलती है और कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता है। क्योंकि इनसे प्रेम जनता को इतना ज्यादा है कि वो खुद ही इनको जिता देते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा पिछले 10 साल में ऐसी कोई घटना घटी है। ठीक ठीक। संजय राणा साहब, इस विषय में मैं नहीं जाता, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि जो बात सबको पता है उस बात पर कानून बदलो यार। फिर कौन नहीं जानता? अभी और कड़वी बात कह दूंगा तो सच हमारे सारे मित्र नाराज हो जाएंगे। 4 जून तक थोड़ा मैं कहता हूं धैर्य रख लो, सबको नाराज करने से भी कोई लाभ नहीं, जनता फैसला देगी। इतनी आपकी कुल हैसियत नहीं जितने का कुर्ता पजामा पहने घूम रहे हो, दिन में 5 बार कुर्ता पजामा बदल रहे हो, ड्राई क्लीन किया हुआ। कहां से आ रहा पैसा? बाकी छोड़ो चुनाव और हाई प्रोफाइल बातें। आपका घर इतने भव्य कैसे बन गए? आपके घर में जो गिलास है वो इटली का है, प्लेट हालैंड की है, कटोरी पोलैंड की है, कहां से आया? उत्तर प्रदेश में तो मिलता नहीं। आप जिन गाड़ियों पर चल रहे हैं वो गाड़ियां कैसी हैं? कोई बताने की बात है? कोई मेरी को उसमें जांच होगी क्या? आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपकी टी शर्ट, आपकी जूता सब दिख नहीं रहा क्या? संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, जहां तक चर्चा हो रही थी कि भाई एसेट कहां से आते हैं, देखिए मैंने जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ या एक आम जनता के नाते प्रश्न उठाया और मेरा पूरा हक बनता उठाने का। आप इनसे पूछ लीजिए, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं अखिलेश जी यादव, ये बताइए कि इनके पास कमाई का कौन सा बड़ा स्रोत है? इनके पिताजी एक पुरानी एम्बेसडर खरीदे थे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद ये मर्सिडीज का काफिला चलता है। मर्सिडीज को 1 रुपए की तो कार है नहीं कि सुबह उठे खरीद के चले आए। और इनके पास आमदनी का क्या सूत्र है पता नहीं है। तो सबको पता है कि कहां से कमाई हो रही है, क्या हो रही है। जहां तक बात हो रही थी कि खर्चे की, देखिए 95 लाख रुपीस में कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव है कोई पता है और उसमें संज्ञान लेना चाहिए, वो विषय कानून का है, कानून अपना संज्ञान लेगा जब उसको लेना होगा। लेकिन 95 लाख रुपए में तो सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट और जो होता है इलेक्शन मैनेजमेंट के बाद छोटा बड़ कार्रवाई होती है उसी में खत्म हो जाता है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए भाई। 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, 5 से 7 विधानसभा होती है। एक विधानसभा में अगर आप 3 गाड़ी लगा देते हो, 3 गाड़ी का किराया गिरोगे तो 95 लाख क्या 2-3 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन इनको समझना नहीं है, दूसरों पे प्रश्न उठा दिया। हम तो सिंपल बोल रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। टोटल 20,000 करोड़ रुपए था, ये 14,000 करोड़ रुपए क्या हमारे संजय राणा के जेब में आ गए या अमिताभ भाई के जेब में आ गए? आप ही लोग के तो जेब में गए हैं। और ऐसा कौन सा आपने काम किया ये बताइए। जितनी भी पार्टी हैं जो परिवारवादी पार्टी है, जिन्होंने बनाया, चाहे डीएमके ले लीजिए, चाहे समाजवादी ले लीजिए, चाहे ममता जी की पार्टी, जो दूसरा जो जनरेशन है उस पार्टी को धराशायी कर दे रहा, खत्म हो जा रहा। आप बताइए 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है संजय राणा छोड़िए, आर्थिक ये विषय है, मैं बहस में कभी लाता नहीं, क्योंकि ये इतना फुहड़ विषय है जिसको सब जानते हैं। जयललिता के पास साड़ी और सैंडल और हीरा मोती आए, मेरी समझ में बात आती है। जयललिता दक्षिण की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में रही। एमजीआर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। एनटीआर चंद्रबाबू के ससुर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। लेकिन जो लोग 1 बीघा 2 बीघा के काश्तकार भी नहीं रहे,
भूमि मजदूर रहे, दूसरों के यहाँ काम करने वाले, वो राजनीति में आए तो दसियों हजार करोड़ के आदमी हो गए। ये कोई मैं कोई नई बात बता रहा हूं क्या? अन्नामलाई तो है नहीं कि आईपीएस छोड़कर आए थे, नहीं ना। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री की तनख्वाह सबको पता है, इसलिए मैं इस विषय में जाता नहीं, बड़ी कड़वाहट हो जाती है, ठीक है ना। इसमें मत पड़ा करिए राज भाई, ठीक है ना, ये ठीक है विषय नहीं, इसमें बड़ी फजीयत हो जाएगी सारे नेताओं की। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल बात कर लें, ये तो जनता खुद ही देख रहे कौन कितना चुनाव में खर्च कर रहा है, उसमें क्या बहस, हमारे कहने से थोड़ी सर्टिफिकेट मिलेगा। अमेठी और रायबरेली पत्ता नवरात्र में खुल जाएगा कि कुछ लोग कह रहे कि नहीं 26 के बाद ही पता लगेगा, पहले वायनाड में वोट हो जाए उसके बाद बताएंगे कि लड़ेंगे अगर राहुल गांधी और प्रियंका जी यहां से कि नहीं। राज शर्मा जी, पहले तो भाई हाँ मैं जवाब दूंगा, बस मुझे एक चीज आज आपसे पूछनी है और विनम्र निवेदन है, आज आप इतना बायस क्यों हो रहे? सवाल यहाँ पे मेरा नहीं था, सवाल सिर्फ उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। सवाल ये था कि जब राणा जी बोलने लगे कि कोई दूध का धुला एमपी नहीं है, तो वाजिब है मेरा सवाल कहने का था, फिर तो सारे ही एमपी दूध के धुले नहीं है, बस इतना था ना। आप ये भी तो आप ये हमारा ना, आप मुझे बता दो, एक मिनट, एक आप मुझे बता दो, चुंगी का भी चुनाव कोई बिना पैसे के पानी से लड़ता है क्या, किसी पार्टी का ना? फिर बेशुमार पैसा कर रहे हो, तो ये इनको कहना ही नहीं था। इन्होंने कहा ना वरुण के लिए कि दूध का धुला वो नहीं है। अरे तो भाई किसका पैसा भैया, कौन लाखों रुपया नहीं खर्च करता बताओ चुनाव में? सब कर रहे। मेरा यही तो उनके क्वेश्चन में मेरा काउंटर, बस हो गया काउंटर, अब हो गया महाराज। या फिर आके एक दिन बताओ तो 1 घंटा की इसी पे बहस कर ले कि चुनाव का फंड कहां से आता है। नहीं, आज तो जय माता की कहा था मैंने, ना तो राणा जी ने जय माता दी बोला, ना शरद भाई ने। बीजेपी के प्रवक्ता, ठीक है, इन्हें जय माता दी बोलना चाहिए था। आप कांग्रेस की श्रद्धा बहुत ज्यादा है, हमने मान लिया, इस पे मोहर लग गई। आप बताइए, राहुल गांधी और मैं ये कह रहा हूँ कोई हिंदू नहीं है ना। देखिए सबसे भाई ये जी, अच्छा एक आप लोग भूल जाते हो कि आप पक्ष के हो, थोड़ा बोलने दो हमें भी। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज बताने की नहीं है, अभी हाथ कंगन रो आसिया पढ़े लिखे को फास किया, अभी पता चल जाएगा आपको, मगर निश्चिंत याद रखिएगा वो जो दोनों सीट ये जो पता चल जाएगा, स्मृति ईरानी जी को भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हाथ क्या हो रहा है। देखिए मैं बता दूं आपको, अभी आप भी कह रहे थे, सब कह रहे थे, मैं अगर पश्चिमी की 4-5 सीटें गिना दूंगा, कतई नहीं जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे बदायूं ले लो, चाहे पीलीभीत ले लो, चाहे बरेली ले लो, चाहे मुरादाबाद ले लो। बदायूं से कौन लड़ रहा है? कौन? दुर्विजय सिंह लड़ रहा है बीजेपी का। हाँ, आदित्य यादव लड़ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आदित्य की घोषणा नहीं हुई पार्टी की तरफ से। लड़ रहा आपने कह दिया तो मान लिया, हम तो भाई आपसे क्यों करेंगे? अरे भाई आपने कह दिया मान लिया, आप गुरु हो सबके, आपने कहा मैंने मान ली, छोड़ो अब क्या कह रहे शिवपाल और क्या कह रहे अखिलेश यादव, छोड़ो, आपने कह दिया मैंने मान लिया, बदायूं से आदित्य लड़ रहे हैं, बात खत्म हुई। देखिए मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं जैसा है आप सुन लीजिए, ना वो बरेली जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, ना पीलीभीत जीत रही है, ना मुरादाबाद जीत रही है। आप ये बता दीजिए जिस व्यक्ति का घर पे सबसे पिताजी का या बड़े भाई की क्रेडिबिलिटी घट जाए तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है राज भाई, अब आप दूसरे बोले, रामपुर पे एक छोटी सी बात और, आपने मुरादाबाद सब बताई दिए, इनके तारिक खान की कई सीटें आपने जिता दी, उन तक बात गए, तो रामपुर में भी जीत ही रहे होंगे जब मुरादाबाद जीत रहे हैं। नहीं देखो, रुचि वीरा सिंह को जीतना चाहिए, रुचि वीरा को जीतना चाहिए। नहीं वो तो रामपुर की पूछ रहा है, रुचि वीरा मुरादाबाद में। सॉरी रामपुर का मुझे इतना थोड़ा अभी एनालिसिस नहीं ठीक है, वो एक बार सुनो भैया, एक बार सीतापुर मिलाई करे आना, फिर बताना रामपुर पे, एक बार सीतापुर मिलाई करे आना जाके चाचा से, वहां है रमजान पे ईद पे चले जाना, सेवई लेके उनसे मिलके आना, वो बताएंगे रामपुर का गणित क्या है। आजम खान साहब, तारिक खान साहब, आपकी बहुत सारी सीटें जो आप समाजवादी पार्टी लड़ रही, उसको राज शर्मा जी ने विजयी घोषित कर दिया है क्या? बदायूं, मुरादाबाद और तमाम सीटें जो सपा लड़ रहे हैं, उनने का सब जीत रहे हैं, भाजपा हार रही है। गठबंधन हो तो ऐसा नहीं। शरद साहब से पूछिए कि एक को सीट हार रहे हो, जितनी गठबंधन में मिली है, तो कहेंगे सर, कौन कह देगा कि हम हार रहे हैं?
लेकिन मैंने हमेशा कहा है जी। कि जनता जज है और मालिक है, उसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य है और हर परिस्थितियों में मान्य है। हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, हम खुशी से विपक्ष में बैठे हुए और इनसे सवाल पूछने की दायित्व दिया गया, वो काम को हम निभाए, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन क्या पहनता है? आपके सबसे प्यारे बेटे जिसका नाम सीबीआई है, बीजेपी का सबसे प्यारा बेटा राज दुलारा, उसने 2019 में सीबीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। हमने उसको बंद 2013 में कर दिया है और 2019 में री इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये किसने कहा? आपके प्यारे पुत्र सीबीआई। इसलिए कम से कम अपने पुत्र की बात मानिए। हम लोग जहाज से उड़ते हैं और मोदी जी रिक्शे पे बैठ के जाते हैं, कभी साइकिल से गए, कभी रिक्शे से गए, कपड़ा भी नहीं, पत्ते बांध के जाते हैं, वहीं कहीं रास्ते में बैठ जाते हैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, हे भैया कुछ खाने दे दो भैया, फिर वोट मांगने लगते हैं, भैया खाना दे दो फिर वोट दे दो, भैया खाना दे दो फिर वोट दे दो, भैया खाना दे दो फिर वोट दे दो। ऐसे मांगते हैं क्या? सब लोग जहाज से उड़ते हैं। तो अमिताभ जी, जब कहा जाए कि जहाज से उड़ा जाता है तो ये कहा जाए सारे राजनीतिक दल अच्छा कुर्ता पहनते हैं, उनकी हैसियत नहीं होती। मेरी हैसियत 5 रुपए और मैंने 1 लाख का कुर्ता पहना। आपके कमेंट का आदर करता हूँ, लेकिन सबके लिए ठीक, उसमें ठीक आगे ब्रैकेट में समाजवादी, ठीक तारिक खान, वो सबके लिए। तारिक खान आज पता नहीं किस भावभूमि में बैठे हैं। हो सकता है कुछ मानसिक तनाव हो, कोई और चिंता हो घर परिवार की, तो अलग बात है। मैंने कहा नेताओं का हाल देखो। क्या नेताओं में सीपीआई तक के नेता आ गए, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा छोड़ो, ठीक, लेकिन ये नौजवान लोगों को सुनना नहीं ना। उनको तो एक सेट जो फीड कर दिया, बोले तुम्हें बाबू यही बोलना है, कोई कुछ कहे तुम्हें अपनी ढपली बजानी है। हो सकता है कल को इसी से बड़े बन जाओ, इससे बड़े नहीं बनोगे। आपसे पहले जो ढपली बजा रहे थे वो आज तक ढपली बजा रहे हैं, अब वो कहीं कहीं फसल काटने की फोटो डाल रहे हैं। क्या वो बड़े नहीं बने ऐसे ही करके? बड़े बनो, रुक आप होगी पता, अवसर नहीं दूंगा। बड़े बनोगे जब तर्क की बात करोगे, नहीं तो ठीक है थोड़े दिनों बाद आप भी फसल काटने की फोटो डालने लगोगे। क्या खेत की गुड़ाई करने की? बड़े नहीं बनोगे। मैंने नेताओं की बात कही थी, मैं आज भी फिर वही बात उठाऊंगा। आपकी हैसियत नहीं, उससे महंगा मोबाइल लिए घूम रहे हो। आपकी हैसियत नहीं, उससे महंगी गाड़ी लिए घूम रहे हो। 5 अंगूठी पहने हो हीरे की, आधा किलो सोना के गले में लटकाए हो। कहां से आया पैसा? भाषण दे रहे हैं। मैंने क्या किसी का नाम लिया था जहाज से उड़ने में? नहीं ना। आप कोई बात क्यों पिंच की? क्या आप ही, इसका मतलब शायद आप ही के नेता सबसे ज्यादा जहाज में उड़ते होंगे। बाबू मैंने देखा है इस देश का मध्यम वर्ग का आदमी भी जैसे ऑटो पे नहीं चलता, वैसे नेता जहाज, अपना जहाज लिए घूमते। क्यों? सर्विस फ्लाइट में चलने में पेट में तकलीफ होती है। ज्ञान देना है बस, ये सिखा दिया गुरु। आप पुराने प्रवक्ताओं ने कि गुरु डिबेट में आजकल कुछ नहीं रखा, जाओ और जो कहना वो रेले रहना, रुकना नहीं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा ना आपको ना आपकी पार्टी को, सबके लिए कह रहा हूं। और जो ऐसा कर गए वो इतिहास के नेपथ्य में चले गए, उनको आज जानने वाला कोई नहीं। बता दीजिए, बहुत सारे लोग आए हैया हूती वाले, कहां हैं? कौन उनको पहचान रहा है, कौन जान रहा है? सच सच रहेगा मित्र, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने जब भी कहा तो राजनीतिक वर्ग के लिए कहा, राजनेताओं के लिए कहा। मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे तारिक खान जो साइकिल पर चूहामार दवा बेचते थे, वो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। जिसको बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाए, अपने घर जाके सो जाए, मुझसे ना उलझे। घर के अंदर हेलीपैड बनवा लिया, कहां से आया पैसा? कौन सी नौकरी करते हो? कोई हिसाब किताब दोगे कि नहीं? आदमी मर जाता है एक जनता फ्लैट खरीदने में, आप लोग के घर के अंदर हेलीपैड बन रहा है। नाम भी ले सकता हूं मैं। खैर छोड़िए। शरद त्रिवेदी जी,
आपकी पार्टी, अभी राज भाई ने कहा कि वो कई सीटें उन्होंने गिना दी, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, कहाँ कि सब चीजें सब जगह हार रही है। शरद जी, अमिताभ जी देखिए, मैंने कई चैनलों में कांग्रेस के इस आत्मविश्वास और साहस की तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि ऐसे नाजुक वक्त में भी अगर कांग्रेस ऐसा बोल रही है तो उसके साहस की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, साहस दुस्साहस जो भी हो। बिल्कुल प्रशंसा योग्य है। और मैंने कई चैनलों में एक बात कही है कि मैं गारंटी ले रहा हूं माननीय मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी, कि हमारी सरकार निकट भविष्य में भी कोई सपना देखने पर टैक्स नहीं लगाने वाली है। बड़े सपने देखें, अच्छे सपने देखें, और भगवान, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। लेकिन ये भी बता दें, क्योंकि वो उन्होंने अभी शर्मा जी ने एग्जिट पोल पूरा निकाल दिया है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से नहीं जीतेगा, तो मुझे लग रहा है उनके दिल में तो, अगर आप अभी माइक बंद कर दे तो असलियत बता देंगे कि कौन जीतने वाला, कौन नहीं जीतने वाला है, क्योंकि माइक खोल के फिर उनको कुछ और बोलना पड़ता है। तो ये जो है, सपना देखते रहें, इसी तरह के सपने देखें, क्योंकि अगर सपने देखेंगे तभी हकीकत से दूर हो जाएंगे। तो इन्होंने अभी तो यही नहीं तय किया है कि अभी 3 दिन पहले तो ये तय हुआ, क्योंकि पहले जीजा जी भी आ रहे थे चुनाव में, फिर जब जीजा जी को बाहर करके फिर बाकी पूरा खानदान जो है वो भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं साहब, अब हम भाई बहन आ जाएंगे चुनाव में। तो ये कहानी इनको मालूम है कि इनका जो पार्टी दिवालिया हो चुकी है, मानसिक दिवालियापन है इनका, और कोई भविष्य नहीं इसका। इस चुनाव के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि पार्टियां जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। जी, जीजा जी का उल्लेख आ गया रॉबर्ट वाड्रा का। वाड्रा जी ने केवल ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे तमाम पार्टियों के बड़े नेता मिलते, वो सब लोग कहते हैं कि वाड्रा जी आप यू आर सो पॉपुलर कि आप हमारी पार्टी से भी लड़ जाओ तो भी बड़ी मेजॉरिटी से जीतोगे। कम से कम इस नाजुक वक्त में एक आदमी तो निकला। इतने साहस की बात कभी सपा में कोई नहीं बोल पाया, डीएमके वाले नहीं बोल पाए, टीएमसी वाले, इंडिया गठबंधन कोई नहीं बोल पाया जो वाड्रा ने बोला कि मैं कहीं से भी खड़ा हो जाऊं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने पॉपुलर हो। मुझे लगता है कि शायद इस बार कांग्रेस वाड्रा साहब के अपार लोकप्रियता का लाभ जरूर उठाएगी, क्योंकि उनने कहा है कि मुझे 25 साल हो गए जनसेवा करते हुए। अच्छा, जनसेवा का भी बड़ा विचित्र मामला है। मुख्तार को भी जनसेवक की उपाधि मिली है, तो रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए। आप 5 साल में एक बार भी नहीं जाना चाहते क्या? यही सामंती सोच है, यही राजशाही है। और आप जो दूसरा जा रहा है उसको क्या कहते हो? औंधे मुंह भागे चले जा रहे हैं। हमें देखो, चमेली तेल लगा बालों में बिल्कुल ठंडे में बैठे। कोई बड़ी बात कर रहे हो? कोई बड़ी बात कर रहे हो? आपको मेरा प्रणाम। बोले हमें देखो ना, राहत रू लगा के हैं और ठंडे में आनंद ले रहे हैं, और ये भाजपाई देखो भाग रहे हैं पागलों के तरीके से। ये जो भाव है ये अच्छा भाव नहीं। मैं मायावती जी के कभी इस बात के समर्थन में नहीं रहा कि केवल हम 15 दिन निकलेंगी, और वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, वहां से जहाज, जहाज से डी में, और डी में से भाषण, भाषण के बाद सीधे डी, डी से जहाज में अंदर, और जनता से कोई ऐसे भी नहीं। क्या ऐसे दलों का बिस्तर गोल कर दिया जनता ने। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन दोस्त बात हकीकत है। क्या जिनके दिमाग में ये गर्मी थी, ये गलतफहमी थी कि मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं जाऊंगा और ऐसे करूंगा, हार गए, पार्टी डूब गई, खत्म हो गए, निस्तेनाबूद हो गए। नहीं जी, पूछ लो तो नाराज, बोले भाई आपको क्या तकलीफ है? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं। आप बड़े लोगों को कैसे तकलीफ हो सकती? बोले समय आएगा तो बताएंगे राहुल जी का क्या है। अरे पब्लिक लाइफ में है, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा है कि भाई वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप पब्लिक लाइफ में नहीं होते, कोई नहीं पूछता। ये तो अच्छी बात है जो आपके नेता को पूछा जा रहा है, इसमें क्या बुराई, नाराजगी की बात। लेकिन ये भाव सामंती सोच का है। कल भी हमारे साथ एक मित्र थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो उन्होंने यही कहा
मैंने कहा भाई आप लोग कब निकलोगे? तो उन्होंने कहा ये सब लोग जो भाग रहे हैं, अग्निहोत्री जी प्रधानमंत्री से लेके और अमित शाह और योगी सब, जयंत, ये सब इसीलिए तो भाग रहे हैं कि हम इतना मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अच्छा आपके डर से भाग रहे हैं? बोले और क्या? मैंने फिर भगाते रहिए। जनता मालिक है, आप उस मालिक के पास जाना नहीं चाहते, अदब से खड़ा नहीं होना चाहते उसके साथ। क्या उसकी इजलास में वैसे तो खड़े होइए जैसे जज के इजलास में खड़ा होता है आदमी। जज तो केवल गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है या छोड़ सकता है। जनता की अदालत समझ लीजिए 1 मिनट में आकाश पर और 1 मिनट में पाताल पर ले जा खड़ा कर देती है। वो इंदिरा गांधी को समझ कम थी, उनको शायद समझ कम थी। पूरे देश भर में लू लपट में भी दौरा करती थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को समझ ज्यादा है। मुलायम सिंह जी को समझ कम थी, आज की समाजवादी पार्टी को समझ ज्यादा है। मैंने मुलायम सिंह जी की राजनीति का उद्भव देखा है, उनका लोगों से मेल मिलाप देखा, उनका दौरा देखा, उनका भागदौड़ देखी उनकी। या आज के नेता लोकप्रिय ज्यादा है, मुलायम सिंह लोकप्रिय कम थे, इसलिए उनको भागदौड़ करनी पड़ती होगी भाई। वो ऐसे नहीं थे कि ऐसे ऐसे कर दें और जीत जाए। आज के नेताओं को लगता है हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो जीत जाएंगे। कांशीराम, वो मैं उनके साथ एक पत्रकार के नाते बहुत सारे प्रचार के अवसरों पर गया। रात दिन मेहनत करने वाला नेता। उसकी शिष्या मायावती जी बोले भाई कुल 10 दिन है मेरे पास 5 साल में। जब अखिलेश यादव से उनका गठबंधन हुआ तो उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि भाई सिर्फ 10 सीटों पर जाऊंगी। क्या अखिलेश जी चाहते थे 11वीं पे चली जाओ, 9 मने जाऊंगी 10 सीट बस। क्या जनता पे एहसान कर रहे हो क्या चुनाव लड़के? भाई साहब ना करो एहसान, अपना कोल्ड स्टोरेज खोल लो, का दूसरा धंधा देखो। जरूरी एहसान कर रहे हैं। जिन नेताओं को यह लगता है कि वो जनता को के बीच में जाके जनता पर एहसान करते हैं, तो आप देवरा बाबा नहीं है कि आपके दर्शन करके जनता कृतार्थ हो जाएगी। ना नीव करोरी बाबा हैं। तत्काल अपना पेशा बदल लो भैया, दूसरा काम करो, जनता पे कृपा ना करो। एक एहसान करना जनता पे कि उस पे कोई एहसान ना करना। राज भाई आपसे भी निवेदन ना, अगर ऐसा भाव है किसी के मन में तो आप लोगों को देखने से अच्छा आदमी सिनेमा नहीं देख लेगा मोबाइल में। क्या भोजपुरी गाना सुनेगा, आनंद लेगा? आप लोग तो धरती पर बैठे हुए खुदा हो रहे हो यार। बोले निकलेंगे, देखेंगे, बताएंगे। अरे आपके पास कोई और काम है? मनरेगा में काम कर रहे हो क्या आप लोग? 24 घंटे यही ना काम है। और जो निकल रहे हैं उनके प्रति कितनी आपकी हेय दृष्टि है। कह रहे ये सब तो चिंटू बिंटू हैं इसलिए भाग रहे हैं कि हम इतने बलशाली हैं। क्यों, कहां बलशाली हो? बोले ट्विटर पे। तो ट्विटर पर अगर चुनाव होता तो संजय राणा नहीं राष्ट्रीय पार्टी बना लेते? इनको क्या पुलिस रोक पकड़ लेती? नहीं, ये भी ट्विटर जानते। ट्विटर छोड़िए प्रभु, जनता के बीच में जाइए, दर्शन देने नहीं। ये आधा छोड़ दीजिए ना। आप देवानंद हैं क्या कि राजेश खन्ना कैसे ऐसे करेंगे? अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे लोग भी जब चुनाव लड़े राज बाबू, तो जनता ने उनको भी गली गली घुमा दिया। क्या शुरू में उनको भी गलत फहमी थी क्या? तो बच्चन साहब तो एक ही बार भाग गए, फिर दोबारा नहीं आए। बोले ना भैया बहुत बवाल है। ये जनता है, ननकू और रज्जाक, इनके पास 5 साल में एक ही दिन आता है मित्र। लेकिन बड़ों बड़ों को नाप देते हैं, बड़ों बड़ों को। धन्यवाद।